पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, वो एक रेडी चलाता है। भाई मेरा जितना झूठ बिकना था आज तक बिक चुका है। मस्जिद का इमाम चुनते हैं तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हो, ये कहाँ से आया, किस महले से आया, किस घर से आया, कहाँ से आया। लेकिन आप अपने जब 1 लाख वोट्स का जब अमीर चुनते हो, क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं? हम हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल जगह है, अल्लाह सुभान ताला ने हमको बख्शा है। हम बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है, हम 14,000 करोड़ की हम लोगों की फ्रूट इंडस्ट्री है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री 26,000 करोड़ की। अगर इतना होने के बावजूद हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। ऐसे लोग हमारे एमएलए और मिनिस्टर बन जाते हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराते हुए एक एजुकेटेड आदमी को कहा जाता है। और अक्सर देखा भी गया है कि जो डॉक्टर साहब होते हैं नरम तबीयत के हो गए, बहुत जज्बाती हो रहे हैं, शायद अंदर से कोई दर्द है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जहां कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी गई और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के डॉक्टर नवाब निसार साहब। निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारक, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी जमातें चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए, असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाएं। लोग जिस तरीके से लगातार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन मुश्किलातों से लोग राहत भी हासिल करना चाहते थे। इधर सियासी जमातें भी लगातार इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन से तलबगार थे और उसे रुजू कर रहे थे। सबसे पहले आपको खुशी होगी और आपको मुबारकबाद। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाल्टिंग में आप बतौर उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की जानिब से, तो क्या कुछ रुझानात हैं, क्या कुछ मंशूर है, किस तरीके से लोगों के सामने आना है और क्या चाहते हैं आप, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? भाई मेरा जितना झूठ बिकना था आज तक बिक चुका है। जितनी बातें आपने करनी थी आज तक हो गया है। अगर आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा होगा तो एक नया वोटर नई ऊर्जा के साथ बाहर निकल रहा है। वो पूरी सरजमीन को यहां से दिल्ली तक ललकार के बोल रहा है कि आपने जो यहां मीर कासिम रखे थे, आपने जो यहां पे एजेंट्स रखे थे, अब उन एजेंट्स को हम साथ नहीं देंगे। एक्चुअली हम लोग वो लोग हैं जो सियासत से नफरत करते थे। हम लोग वो थे जो ये समझते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है खुदा न खासा दीन से खारिज कर देते हैं। लेकिन आज एक कश्मीरी यूथ को ये समझ में आ गया है कि अगर में मसले मसाइल हैं तो वो हमारी असेंबली और पार्लियामेंट में हल होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम ये जगह छोड़ देते हैं, हम इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोग हमारे उम्मीदवार बन जाते हैं, ऐसे लोग हमारे एमएलए और मिनिस्टर बन जाते हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराते हुए एक एजुकेटेड आदमी को शर्म आती है और हमारे काम वहीं के वहीं डरे रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये गलत फहमी है कि आज फलानी तंजीम के नाम पर वोट पड़ेगा, नहीं। अगर आपको यह गलत फहमी है कि आज आप जोक मार के, कहानी सुन के, किस्से करके, एक नगमा सुना के या स्कॉर्पियो और बादशाह को बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं। दो आज यहाँ एजुकेटेड तबका चाहता है कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और ये पुरानी चीज़ों को जो आपने वादे किए थे उनका हिसाब भी लेना चाहता है। आज वोटर टर्न आउट यहाँ बढ़ जाएगा और नए वोटर जो है वो आपकी तंजीमों की कलमे की माफिद नहीं पकड़ के एक नए चेहरे को वोट डालेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, हमारे नाजरीन ये जान लें कि डॉक्टर साहब असल में पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो झूठ की सियासत थी वो ख़त्म हो गई, नौजवान सामने आने चाहिए, एक बदलाव का नारा है। तो क्या लगता है कि आज तक जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को ठगा है, झूठ के जरिए सियासत की है? तो किस तरह समझते हैं आप? सर, डर की सियासत की है सर, ऐसी सियासत की है, इमोशन की सियासत की है। अगर आप हमको वोट नहीं करोगे तो आपका ये चीज चले जाएगा और वो सब चीजें चली गई हमसे। आप ये देखिए, अगर आप एनालिसिस करोगे, हम हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल जगह है, अल्लाह सुभान ताला ने हमको बख्शा है। हम बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है, हम 14,000 करोड़ की हम लोगों की फ्रूट इंडस्ट्री है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री 26,000 करोड़ की। अगर इतना होने के बावजूद हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो इसकी वजह कौन है? इसकी वजह तो वही सियासतदान है ना। और इसके बावजूद मेरा पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, वो एक रेडी चलाता है। इसकी वजह कौन है?
इसकी वजह तो वही सियासतदान है, क्योंकि वो हमारे रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सके। हमारी जो मैप में अब तक नहीं आई है वो जगहें, जैसे बंगस है एक जगह, हम आज से 50 साल पहले भी गुलमर्ग को बेचते थे, पहलगाम को बेचते थे, ऐसे हजारों जगह है कश्मीर को जो इसको टूरिस्ट स्पॉट बना सकते थे, जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते, लेकिन नहीं, ये सियासतदानों ने क्या किया, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली लोगों को गरीब रखा, ये सोच के कि अगर ये अमीर हो जाएंगे, अगर ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, अगर ये अक्लमंद हो जाएंगे, कल ही हमसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है और अक्सर देखा भी गया है कि जो डॉक्टर साहब होते हैं नरम तबीयत के हो गए, बहुत जज्बाती हो रहे हैं, शायद अंदर से कोई दर्द है। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है। सर्जन जो होता है वो सर्जरी करने वाला है, तो हम सर्जन टाइप के डॉक्टर है जो इन गलत चीजों को, इस माहौल को, इस चीज को सर्जरी करके एक नई चीज निकाल के एक नया इंस्ट्रूमेंट डालेंगे और उसमें ये साबित करेंगे ये कौम जो है, ये कौम दबने वाली नहीं है, ये कौम डरती नहीं है, ये कौम का जज्बा है और ये कौम सही फैसला लेने की ताकत रखती है। डॉक्टर साहब, कई सारी सियासी जमातें हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने अपना ग्राउंड बहुत पुख्ता किया है, मजबूत किया है, तो किस तरह का मंशूर है, क्या कुछ लेके जाएंगे आप लोगों के सामने? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं उस वही एक ही बात मंशूर में है कि बदलाव आ जाएगा यार, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन असल ग्राउंड में वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। क्या कुछ मंशूर रहेगा आपका? सर, अगर इनकी दुकान पे जाओगे ना आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को, इनकी दुकान पे अगर जाओगे, इनकी दुकान पे सिर्फ आपको इमोशनल चीजें मिलेंगी। और अगर आप हमारी दुकान पे आओगे, हमारी दुकान पे आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलता है, हमारी दुकान पे आपको ऐसे स्कूल मिलते हैं जिस स्कूल के बजाय दिल्ली में जाइए एक अच्छा पढ़ा लिखा बाप अपने बच्चों को बड़े स्कूल से निकाल के हमारे गवर्नमेंट स्कूल में डाले। अमेरिकन टाइम्स ऑफ यूएसए में फर्स्ट पेज पे निकलता है कि मनीष सिसोदिया से बेहतर स्कूल बनाने वाला नहीं है। एक चीज बताइए दोस्तों, अगर हम पावर जनरेट करते हैं और हमें पावर नहीं है, क्या ये हमारी पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है? एनटीपीसी अपना 78% जो जनरेट करता हो यहां से जनरेट करता हो, सब पैसा यहां से। ये कौन सी हुकूमत थी, ये कौन सी हुक्मरान थी जो उनको लिख के दे दिए कि आप हमें रिसोर्स इस्तेमाल कर लो और हमें कुछ भी इसके बगैर मत दो, हमें इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं दो? क्या ये बात करने वाला कोई नहीं होना चाहता? ये बताइए हमारे को कि अगर हमारा फ्रूट यहां पे है, आज देखिए, आज ये कहां से फ्रूट ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्रूट ला रहे हैं, और उस फ्रूट को सब्सिडी दे रहे हैं ये लोग। उस फ्रूट को सब्सिडी देने का मतलब ये होता है कि ये सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री को पैरालाइज करना चाहते हैं। आप दिल्ली तो जाते होंगे भाई, कोई फ्लाइट तो लेते होंगे, दिल्ली से कश्मीर का डिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ 650 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है, लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रैवल है पूरे हिंदुस्तान में। जो आप 1800 किलोमीटर पे चार्ज लेते हो, वही आप 600 किलोमीटर। वो पता है क्यों है? वो इसलिए है कि अगर दिल्ली में बैठ के कोई ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर एक्सकर्शन के लिए, टूरिज्म के लिए कश्मीर जाऊं, तो उसको जब हिसाब किताब करता है, उसको लगता है इतने में तो मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। तो ये हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, ये इसकी बात कौन करेगा? इस सब की बात तो हमारा लॉ मेकर करना चाहिए, लेकिन हमारा लॉ मेकर अनपढ़ होता है। वो लॉ मेकर क्या करता है, इस डायरेक्ट अपने महकमे के डायरेक्टर पूछता है अच्छा का कानून है कि सुनो। इसलिए अब कश्मीरी कौन ने, कश्मीरी जवानों ने अपनी डिग्रीज के बदले में, वो पटरी पे काम करने के बदले में ये सोचा है कहीं ना कहीं अब की बार हम कुछ एजुकेटेड लोगों को सामने लाएंगे। और भाई, मैं खुले दिल से ये बात करता हूं कि हमारे महल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में एक मोशन चली है कि सियासत जो है, सियासत बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन मैं आपसे बताऊं, आप जब मस्जिद का इमाम चुनते हैं तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हो, ये कहाँ से आया, किस महल्ले से आया, किस घर से आया, कहाँ से आया। लेकिन आप अपने जब 1 लाख वोट्स का जब अमीर चुनते हो, क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना ईमान वाला है? क्योंकि वही वो अमीर है जो आपकी स्कूलों की, जो आपके बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन लेता है, जो आपके अस्पतालों का डिसीजन लेता है, जो आपके बेरोजगारों की रोजगार का डिसीजन लेता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, नए चेहरों को आना पड़ेगा और इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दफ़ा 370 की मनसूखी हुई और मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में एक नारे को आम कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है, बेरोजगारी खत्म हो रही है और तमाम लोग पुरसुकून है। तो आपके नज़रिए से, आप
यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और लंबे अरसे से सियासत से भी वाबस्ता रहे हैं, एजुकेटेड हैं, तो एक नया नज़रिया लेके सामने आए, तो क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप इस नज़रिए को, जो नाहरा आम किया जा रहा है? सर अगर वो वाकई उस लिहाज से बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, तो चैलेंज करता हूं बीजेपी को मैं, आप एमपी इलेक्शन यहां से क्यों नहीं लड़े? भाई एक चीज बताइए, अगर आपने किसी पे खैर किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो आप वहां जाके तो बोलोगे ना भाई मैंने आपके लिए अच्छा किया, अब मेरी बारी, आप वोट डालो। और आज आपको पट्टे पे लिख के देता हूं, वो जगहें जम्मू में जिन्होंने भरोसा किया बीजेपी पे, आज बेचारे वो भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आज उनके चूल्हे में भी खाना कम हो गया है। दोस्तों ये सब जो है किस्से कहानियां हैं, यहाँ का कश्मीरी आदमी जानता है कि उसके चूल्हे पे खाना चलता है कि नहीं चलता है। एक आदमी साफ शर्ट लेकर निकलता है लेकिन उसके जेब में बच्चे को भरने लायक फीस नहीं होती है। हमारे पास 64,000 ऐसे लोग हैं जो पिछले 30 साल से सड़ रहे हैं, 500 रुपए की नौकरी करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये सोच के कभी ना कभी तो हम कहीं ना कहीं परमिट हो जाएंगे। आज पिछले 40 साल से बेचारों को परमिट नहीं किया जाए, कौन खर्च कर परमिट? तो दोस्तों मैं एक चीज आपको वेरी क्लियरली बताऊं कि ये जो सियासत है, इस सियासत पे ढक्कन पड़ चुका है, लोग समझ चुके हैं। आज की दौर में एक नई सियासत जन्म देगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, एजुकेशन को तवज्जो दी जाएगी, हेल्थ को तवज्जो दी जाएगी, और जो पॉलिटिक्स यहाँ की जाती थी, रिलीजियस और रिलीजन की पॉलिटिक्स की जाती थी, इमोशन की पॉलिटिक्स की जाती, डराया जाता था, अब कश्मीरी डरने को तैयार नहीं है। शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आपका मुकाबला कैसा होगा यहाँ पर? किन किन सियासी जमातों से आपका मुकाबला है, या आप समझते हैं कि आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आप जो सच्चाई की राह को चुने हुए हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे? मेरा मानना बहुत स्ट्रांगली ये है कि आपने कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं आगे जाऊं, जो मैं कर सकता हूं वो बोलूं, और मैं अपने अपने वादे पे साबित कदम रखूं। मैं उन चीज़ों की निशानदेही करूं जो निशानदेहियां गलत हुई हैं, मैं उन चीज़ों को यहाँ पे अयां करूं कि ये चीज़ यहाँ हो सकती है। मेरा काम है अजान देना, लोगों का काम है आके नमाज पढ़ना। मेरा मानना है भाई, अल्लाह सुब्हान तआला उस कौम की तकदीर तब तक नहीं बदलती है जब तक वो खुद को अपनी तकदीर ना बदल जाए। और उन अगर आपको अच्छा कायद चाहिए, अच्छा रहनुमा चाहिए, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो हमारी कौम को अच्छा बनना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपकी जो पार्टी है, जम्मू कश्मीर में नई-नई है, नई-नई जड़ें फैलाने लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि आप इस पार्टी को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं और कहीं न कहीं बाकी सियासी जमातों को यहाँ पर टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं? सर हम वैसी जमात है जिन्होंने 10 साल में नेशनल स्टेटस अवार्ड किया। इंडियन हिस्ट्री में किसी जमात में 10 साल में नेशनल पार्टी नहीं बनी है। लेकिन एक चीज़ और बताऊं आपको, कश्मीर का ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई डायनास्टी नहीं है जो दिल्ली नहीं जाती है, और दिल्ली के स्कूल देखे हैं, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं। केजरीवाल आज घर घर की बात है। केजरीवाल को आप जेल के अंदर रख सकते हैं, केजरीवाल की सोच को जेल के अंदर नहीं रख सकते। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हमने केजरीवाल को यहाँ ला लिया है। आप बताइए आज की डेट में क्या बीजेपी नहीं बोलती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी इतना फ्री करेंगे? बोलती है नहीं बोलती है? बोलती है। अगर हमने बीजेपी को मंदिर मस्जिद से निकाल के इलेक्ट्रिसिटी तक ला लिया, दैट मीन्स हमने केजरीवाल को तो यहाँ ला लिया है। वी आर ऑलरेडी देयर, हम लोग हैं यहाँ पे। तो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, आप के मुतालिक हमने जब थोड़ा पढ़ा तो ये पता चला कि आपका रिश्ता पहले कांग्रेस से, उसके बाद कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद से, तो यहाँ तक का जो सफ़र था और उसके बाद आम आदमी पार्टी से, तो क्या कुछ आपने इससे एक्सपीरियंस किया, ये पार्टी बदलना क्या कुछ वजूहत? सर मुझे एक्चुअली मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मेडिकल कॉलेज में गया, पीजी किया। वो पढ़ाई करने के बाद वालिद साहब घर में सियासत थी। मैं आज भी अपने आप को सियासतदान नहीं मानता हूँ, मुझे आज भी सियासत नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ है, जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गुजरे तो उनने बोला कि जैसे जागीरें आती है विरासत में, तो वालिद साहब ने कहा मेरे लोग भी तुम्हारी विरासत में हैं। बेटे तुमने ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा हासिल किया है, ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने लोगों के लिए लगा देना। भाई मैं अपने आप को आज भी बड़ा सियासतदान नहीं मानता हूँ, मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ सियासत का। कांग्रेस में भी सीखा था, एआईपी में भी सीखा था, और आम आदमी पार्टी के से। मेरी सियासत सिर्फ एक चीज़ की है, वो ये है कि मैं
अपने लोगों के कुछ काम आ जाऊं, जब इस दुनिया से जाऊं तो लोग बोलें कि कुछ तो खिलाफ इस कश्मीर में हुई, कुछ तो खाली हो गया यार। आई वॉन्ट टू जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, मेक सम कॉन्स्टिट्यूंसी एग्जाम्पल, जिसकी वजह से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेशर पड़े। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम हुआ है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं हुआ? चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए जी, जहां आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातें मैदान में उतरी हैं और अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच हमने मुनासिब जाना क्यों ना सियासी चेहरों से ये बात जानी जाए कि किस तरीके की वो पहल कर रहे हैं। इस बीच जहां आप जानते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए और बढ़ चढ़ कर लोगों ने भी हिस्सा लिया, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बता दिया गया कि इस बार तवक्कात जाहिर की जा रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कैंपेनिंग बड़े अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिले, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और अपनी राय हक की राय का इजहार भी करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में कामयाब हो जाए। ये थे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान, जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के शाल्टिंग इलाके से, और ये यहाँ के लोगों की रहबरी करने में उतरे हैं और उसी बात का मंशूर लेके आगे बढ़े हैं। मेरे साथी फारूक शाह, और मुझे दीजिए इजाजत, अब बने रहेगा कश्मीर औरा के साथ।